पेज 238 और 7.5। आई होप कि इससे पहले आपको सारा पता लग गया कि कौन कौन सी तरह की रिपोर्ट्स हैं, कब कौन सी रिपोर्ट देनी है। ठीक है, क्वालिफाई कब करना है, एडवर्स कब करना है, डिस्क्लेमर कब करना है। क्लियर है जी, याद रहेगा। 7.5 पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। अच्छा, इसमें अगर आप उसका टाइटल पढ़े ना तो मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन, हमने पढ़ा है लिमिटेशन स्कोप लिमिट तीन तरह से आती है। इम्पोज बाय मैनेजमेंट, इम्पोज बाय सर्कमस्टांसेस, इम्पोज बाय नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्पेसिफिक कौन सी है? इम्पोज बाय मैनेजमेंट। इम्पोज बाय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द, अच्छा अगर एंगेजमेंट के टाइम पे मैनेजमेंट कहती है मैंने आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये भी कह सकती है ना, फिर प्रेमिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो आपने इसको एक्सेप्ट ही उस टाइम पे आपने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैनेजमेंट कह रही थी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट ऑडिटर बिकम्स अवेयर कि मैनेजमेंट हैज इम्पोज्ड अ लिमिटेशन, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा दी है, उन्हें स्टाफ से कहा इनको स्टोर में नहीं कुछ लेना, इनको ये नहीं देना, इनको वो नहीं देना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अब आपको जैसे स्कोप लिमिटेशन आएगी तो आप देखेंगे फॉरन टुवर्ड्स मॉडिफिकेशन, ऐसी है ना। तो स्टैंड कहते हैं नहीं, कभी भी आपने रिपोर्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडिफाई, ठीक है आपकी बंदूक पे 705 की ट्रिगर में उंगली तो है लेकिन इसको ऐसे नहीं चलाना। पहले क्या करना है? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें इस लिमिटेशन को रिमूव करें। याद रहेगा, ये पहला पैराग्राफ पूरा, आखिरी लाइन पढ़ो, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। याद रहेगा। अच्छा, अगर मैनेजमेंट नहीं करती, उसने तो लिमिटेशन लगाई है, उसने तो नहीं रिमूव करती, फिर क्या करेंगे? दो चार्ज करें। नेक्स्ट पैराग्राफ यही है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर दो चार्ज विद गवर्नेंस। कब? इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव। समझ गए? आपने मैनेजमेंट को चांस दे दिया, दो चार्ज करने को चांस दे दिया, कोई मसला हल नहीं हुआ। तो आप देखें क्या जो मैं इवेंट जो प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा हूँ इसके अलावा कोई अल्टरनेट तरीके से एविडेंस दे सकता हूँ। कोशिश करें कि लिमिट मोटिवेशन ना लगे, कोई अल्टरनेट इसमें देखें 30 बात करेगा थर्ड लाइन में जाके, इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर दी आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट लेटर। तो पहले क्या करें? डिस्कस करें मैनेजमेंट से कैसे रिमूव करो, नहीं करती डिस्कस करें दो चार गवर्नेंस से उसे कैसे रिमूव करो, वो भी नहीं करते, देखें अल्टरनेट अवेलेबल है। अब आपने सारे एग्जॉस्टिव मेजर ले लिए ना, अब क्या करना है? फिर भी कुछ अल्टरनेटिव एविडेंस नहीं मिला, मैनेजमेंट भी ठीक नहीं कर सकी, दो चार गवर्नेंस इसको करेक्टिव मेजर नहीं ले सके, तो फिर क्या करना है? फिर नेक्स्ट पेज पे आता है 239 पेज पे, तो ऑडिटर क्या है? अनएबल टू obtain sufficient appropriate evidence। ठीक है, समझ गए? और पॉइंट नंबर 1 में ऑडिटर कंक्लूड्स कि स्कोप लिमिटेशन है ना, इसका इफेक्ट क्या है? सेकंड एंड में कहता है कुड बी मटेरियल बट नॉट, तो ऑडिटर ने क्या करना है? क्वालिफाई। याद रहेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 आ जाए। पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही मसला है कि ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया है कि मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, स्कोप लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर लाइन नंबर 2 में कहता है कि ये इट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, तो आपने क्या करना है? डिस्क्लेमर। यही पढ़ा ना आपने, मैंने आपको यहाँ तक अभी ऐसे ही पढ़ाया था, यहाँ तक मैंने आपको यूं ही पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर रहा हूँ आज मैं, जो मैंने पहले नॉलेज नहीं दिया था आपको। वो क्या कहता है? इसको अगर पढ़े ना पॉइंट नंबर 1 में, अगर आपको लगता है आपकी रिपोर्ट डिस्क्लेमर की तरफ जा रही है, ऐसी है ना, तो ऑडिटर शैल विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट वेयर विथड्रॉल इज पॉसिबल अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन। तो पहला काम क्या करना है आपने? सोच के समझ गए इसे? पहला काम जब जहाँ लगे मैं स्कोप लिमिटेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो पहला काम क्या करें? नहीं डिस्कस कर लिया, दो चार मिनट में डिस्कस कर लिया, अल्टरनेट प्रोसीजर फॉर्म करके देखे एविडेंस नहीं मिल रहा, इफेक्ट नॉन परवेसिव है, क्वालिफाई कर दिया। अगर इफेक्ट परवेसिव है, अगर परवेसिव है तो स्टैंडर्ड की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्लेम नहीं करना। क्या करें? ये नॉलेज में नया दे रहा हूँ, पहले नहीं दिया था, इसे आपको पहले कंफ्यूज करना था। तो पहले क्या करना है? सिनेरियो समझे। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो क्या है कि लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय, बाकी लिमिटेशन नहीं, स्पेसिफिकली इसके लिए है इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट।
अच्छा, और उसका इफेक्ट क्या है? परवेसिव। रिपोर्ट जा रही है डिस्क्लेमर की तरफ एज पर योर नॉलेज, ऐसे ही है ना, और वही नॉलेज मैंने आपको दिया था, ठीक है। स्टैंडर्ड एक ने एक स्टेप ऐड किया, उसने कहा नहीं, पहला काम क्या करें, ये विड्रॉ हर जगह नहीं कर देना जाके, जहाँ पे मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन है तो स्टैंडर्ड कहता है विड्रॉ, और कहाँ विड्रॉ करें? जहाँ विड्रॉ करना पॉसिबल हो अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन। पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट लाइन बड़ी प्रैक्टिकल। अब आपको एक विड्रॉ करना अजीब सा लग रहा होगा कि यार पूरा ऑडिट कर लिया, रिपोर्ट बन गई, सब कुछ हो गया, लेटर्स मिल गए, कंफर्मेशन आ गई, आप स्टैंडर्ड कहते हैं विड्रॉ करो, बड़ा अजीब स्टैंडर्ड है, ये क्या कहते हैं विड्रॉ कर जाओ, ठीक है, समझ गए? तो अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी प्रैक्टिकल बात की है उसने, बल्कि पहले उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, बट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ विड्रॉइंग विल डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, अगर स्टेज स्टैंडर्ड कहता है कि इसकी जो है ना सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन आपने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप क्या करें, जितना ऑडिट रह गया है उससे मोटा मोटा जितना आप कर सकते हैं ख़त्म करें और डिस्क्लेमर दें। लेकिन अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो स्टैंडर्ड कहता है विड्रॉ कर दें। अभी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। अगर आपको ऑडिट के शुरू में पता लग गया कि यार ये तो कुछ भी नहीं दे रहे मुझे, और ये बात डिस्क्लेमर के साथ जानी है, तो स्टैंडर्ड कहता है विड्रॉ करते हैं अगर लॉ आपको परमिट करता है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है लॉ से, ठीक है। वेयरएज अगर ऑडिट आपका हो चुका है 72, 80%, 90% कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे प्रैक्टिकलिटी के लिए? अब खत्म करेंगे और डिस्क्लेमर देंगे, ठीक है। तो ये बात करता है बट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द विड्रॉइंग डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सेकंड लाइन में कहता है इफ द ऑडिटर हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड द ऑडिट, ठीक है, अगर उसने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया है तो क्या करे? द ऑडिटर मे डिसाइड टू कंप्लीट द ऑडिट टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड डिस्क्लेम द ओपिनियन। समझ गए? बोले जल्दी से, चले आगे, समझ गए? अच्छा, ये तो हो गया स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात हो गई। आप ऐसी ज्यूरिसडिक्शन में बैठे हैं जो आपको प्रोहिबिट करता है कि आपने विड्रॉ नहीं करना, जो आपको प्रोहिबिट करता है लॉ कि आपने विड्रॉ नहीं करना, वहां पे क्या करेंगे आप? विड्रॉ करेंगे, डिस्क्लेमर देंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, जब आप डिस्क्लेमर देंगे ना तो लोग कहेंगे यार ये अच्छा बंदा डिस्क्लेमर दे दिया, स्टैंडर्ड तो कहता है पहले विड्रॉ करो, ऐसे ही है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर आप देखें इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ें, सेकंड लास्ट लाइन, द ऑडिटर में आल्सो कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड एन अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है। अपनी रिपोर्ट में क्या करें? जिसमें बता दें कि भाईजान ये बाजीजान मैं विड्रॉ क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका विड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स मी टू विड्रॉ, मैं इसलिए विड्रॉ नहीं किया। एज्यूम कर रहा हूँ मैं, अब ब्राजील में बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं कहता 256, पाकिस्तान में कोई लॉ मना नहीं करता, आप पाकिस्तान में विड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए? याद रहेगा मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। अगर आपकी बात जा रही है डिस्क्लेमर की तरफ, और डिस्क्लेमर है बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन, और स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, तो परवेसिव फैक्टर है, रिपोर्ट जा रही है डिस्क्लेमर की तरफ, स्टैंडर्ड कहता है डिस्क्लेमर देने से पहले विड्रॉ करें वेयर विड्रॉ इज पॉसिबल अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन। फिर कहता है विड्रॉ अब डिपेंड करता है फॉर द प्रैक्टिकल रीजंस ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इफ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन कवर कर लिया तो फिर रिमेनिंग ऑर्डर खत्म करें और विड्रॉ डिस्क्लेमर ऑफ दे दें। लेकिन अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो फिर उसको डिस्कस नहीं किया, अंडरस्टूड ये है कि फिर विड्रॉ कर दो। फिर पैराग्राफ नंबर 2 में कहता है कि अगर लॉ प्रोहिबिट करता है और विड्रॉ नहीं कर सके और आप डिस्क्लेमर देंगे, डेफिनेट बात है, ऐसे ही है ना, डिस्क्लेमर देंगे, तो जब डिस्क्लेमर देंगे तो आप अदर मैटर पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें देखिए मे का वर्ड होगा, ठीक है, ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी, ठीक है। अब ये मैं इसलिए मैं पढ़ाया कि जब मैं आपको हस्कोल की पढ़ाऊंगा ना रिपोर्ट आगे, उसमें ऑडिटर ने नहीं दिया, गौर से मेरी बात सुने, पाकिस्तान है हस्कोल,
लॉ प्रोहिबिट करता है? नहीं। तो उसको विड्रॉ करना चाहिए था, नहीं किया, उसने तो डिस्क्लेमर दिए। ठीक है, मैं आपसे कल परसों शेयर करूँगा, शायद हम आज ही पढ़ लें सपोर्ट, अगर हमारा ख़त्म हो गया आज। याद रहेगा, पक्की बात है। चलें आगे जी। यहाँ तक कोई मसला? इस पैराग्राफ बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, कर लेंगे, इसे संभाल लेंगे। चलें आगे हैं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप विड्रॉ करें तो ये तो कोई तरीका नहीं कि चुप करके निकल लें। आप देखें, कोई लॉ ने आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन ली। हो सकता है लॉ कहता हो कि आप, या स्टैंडर्ड कहते हैं कि दोस्त या वगैरह से डिस्कस करो, या मेंबर्स को बताओ, या कोई और एक्शन लो, तो वो एक्शन जो भी आपसे लॉ या स्टैंडर्ड कहते हैं आपने लेना है। ठीक है, तो ये बात करता है इफ ऑर्डर विड्रॉज। ठीक है, विड्रॉ क्यों कर रहा है वो? ऊपर वाले पैराग्राफ की वजह से विड्रॉ कर रहा है ना। बोलें जी। ऊपर पॉइंट नंबर 2 में ही लिखा है ना, पहले विड्रॉ करें। तो अगर ऑर्डर विड्रॉ कर दिया, द ऑर्डर शेल कम्युनिकेट दो, उसने क्या करना है? कम्युनिकेट करना है विद दो शेल। उनको बताया कि जनाब मैं विड्रॉ करके जा रहा हूँ, इसलिए कि आपके नीचे मैनेजमेंट है, कि मुझे इस स्कोप में इम्पोज की थी मेरे पे। ठीक हो गया। और अगली बात, आप ये तो हो गया स्टैंडर्ड 705 क्या कहता है कि अगर मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन की वजह से विड्रॉ करना पड़ जाए तो आपने क्या करना है? कम्युनिकेट करना है विद दोस्त चार्ज। ये तो ये कौन कहता है आपसे? स्टैंडर्ड 705। इसके अलावा कुछ हो सकता है आपसे लॉ भी कहता हो कि अगर ऐसा कोई मसला हुआ है तो हो सकता है आप SCB को बताएं, आप स्टॉक एक्सचेंज को बताएं, आप रेगुलेटर को बताएं, ये भी तो हो सकता है ना। जो भी लॉ कहता है उसकी रिक्वायरमेंट भी अपने अपने जुरिसडिक्शन में बैठ के देख लेनी है। अगला पैराग्राफ ये, व्हेन द ऑर्डर कंक्लूड्स द विड्रॉल इज नेसेसरी बिकॉज स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट, द ऑडिटर मे बी देयर मे बी प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू द ऑडिटर, रिक्वायरमेंट्स फॉर द टू कम्युनिकेट मैटर टू ऑफ विड्रॉल टू द रेलिवेंट ओनर्स को बताना है आपने, या रेगुलेटर को बताना है, जिसको भी बताना है, जो भी आपको लॉ कहते हैं वैसे करते हैं। ये ना हो कि मैनेजमेंट स्कोप, सुनो जरा, ये ना हो मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज किया पे, उसका परवेसिव इफेक्ट था, आपने कहा नहीं इनिशियल स्टेज पे हूँ मैं विड्रॉ कर देता हूँ, लॉ भी कुछ बैठ विड्रॉ कर दी और चुप करके घर से निकल के चले। ठीक है, इस चुप करके निकलने से हो सकता है आपको पेनल्टीज पड़ जाए कि आपने लॉ की नॉन कंप्लाइंस कर दी, आपने स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लाइंस कर दी। आपका काम क्या था? कम्युनिकेट करते दो चाहे गवर्नेंस को भी, रेगुलेटर को भी। अगर इसमें पंजाबी जुबान में या फैसला जुबान में तो आप ढोल वाला भी जाते बुलाते और ढोल भी जाते हैं वहाँ पे कि मुझे लिमिटेशन इम्पोज कर दी। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ तक आपकी थी रिपोर्टिंग। यहाँ तक आपने ये सीखा कि किस मौके पे, किस सर्कमस्टांस में कौन सी रिपोर्ट देंगे। कर लेंगे, इसे संभाल लेंगे, पक्की बात है। अगला टॉपिक बड़ा मजे का है, वो है इसको कम्युनिकेट कैसे करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ द मॉडिफाइड, फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ द मॉडिफाइड रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड, ये बड़ा मजे का है। ठीक है, और बड़ा प्रैक्टिकल भी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत एक्टिव रहना है आपने इसमें। जैसे फॉर्म एंड कंटेंट, सिंपल पहली बात तो ये है कि जो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में कोई नया फॉर्मेट नहीं आया था। रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन सा है? जो SCCP वाला फॉर्मेट पढ़ के आए हैं, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है, 100% वही फॉर्मेट है। कोई ना कंटेंट चेंज हुआ उसके, ना कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो हम स्ट्रक्चर उठाएंगे, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट उठाएंगे और उसमें मॉडिफिकेशंस कर देंगे। याद रहेगा। अच्छा, मॉडिफिकेशंस क्या हैं, इसको समझ लें ज़रा। हमने कितने तरह के ओपिनियंस पढ़े हैं? 3 तरह के, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी, आए जिस पे सबसे पहले क्या आ रहा है? ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन, तो सबसे पहले काम क्या करना है? जब आप 700 पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड, तो आपने हेडिंग क्या पढ़ी थी? ओपिनियन। हेडिंग ये थी ना? क्या हेडिंग थी? और बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब हेडिंग क्या हो जाएगी? अगर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन,
एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ, और नीचे हेडिंग क्या थी, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, याद रहेगा। चलें आगे। अच्छा आगे आइए, क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। सबसे पहले काम क्या किया आपने, हेडिंग चेंज कर दी, ठीक है, समझ गए। ये ओपिनियन पैराग्राफ के पहला, इसमें 2 पैराग्राफ हैं। पहले वाले में कहता है हेडिंग, उसे 3 देखें, 3 इन्वर्टेड कॉमा में हेडिंग लिखी हुई है। अगले पैराग्राफ में कहता है कि जो वर्ड आप डाल रहे हैं ना इसमें, ओपिनियन पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं, बेसिस ओपिनियन को चेंज कर रहे हैं, इंक्लूजन से क्या होगा, जो रीडर होगा ना उसको इमीडिएट पता लग जाएगा ये क्वालिफिकेशन है, ये एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, इन नो टाइम पता लग जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं इंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ मेक इट क्लियर टू द यूजर कि क्या लगाया आपने, कौन सी रिपोर्ट दी है। चलें जी, कायम है आप लोग हाजिर, ठीक है, मुराद हाई है ना। आगे आए, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई कैसे करना है। अच्छा क्वालिफिकेशन कैसे करनी है, ओपिनियन क्वालिफाई कैसे करना है, इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिफाई होती कब कब लगती है। सॉरी, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का मटेरियल बट नॉन परवेसिव इफेक्ट हो, ठीक है। इन 2 वजूहात से लगेगी क्वालिफिकेशन, स्कोप लिमिटेशन और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा मिस स्टेटमेंट क्या होता है, जो रिपोर्ट होना चाहिए था जो हुआ, इसका डिफरेंस क्या है। जब मिस स्टेटमेंट आप निकालते हैं ना, आपको एग्जैक्ट पता होता है कि 1,01,174 रुपये की मिस स्टेटमेंट है, 11.2091 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है। आपको क्योंकि आपके पास अमाउंट आ रही होती है मिस स्टेटमेंट की, ऐसी है ना। तो जहाँ पे तो मिस स्टेटमेंट है वहाँ पे आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसको मैं अंडरलाइन करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जहाँ पे स्कोप लिमिटेशन है, जहाँ पे वहाँ तो आपको एग्जैक्ट मिस स्टेटमेंट का पता ही नहीं, क्योंकि आप एविडेंस ही नहीं सके, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे क्या लिखना है, इफेक्ट ऑफ द, सॉरी पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट आप एविडेंस नहीं ले सके, तो वर्ड क्या यूज करेंगे, पॉसिबल इफेक्ट। स्कोप लिमिटेशन है, नॉन परवेसिव इफेक्ट है, वर्ड क्या आएगा, पॉसिबल इफेक्ट। मिस स्टेटमेंट है, वहाँ क्या आएगा, इफेक्ट। वहाँ आपको डेफिनेट इफेक्ट पता है आपको, ठीक है। एक चीज़, और दूसरी चीज़, जब भी क्वालिफिकेशन लगेगी फिजी से लेके अमेरिका तक, जहाँ कहीं भी आईफा के स्टैंडर्ड अवेलेबल है, जहाँ ऑर्डर क्वालिफाई करेगा, वो वर्ड क्या यूज करेगा, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, याद रहेगा। आप सुने जरा से, क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड ओपिनियन है, ठीक है। आप क्या देंगे, देखिए क्वालिफिकेशन में क्या मसला है, इसका कोई परवेसिव इफेक्ट है कि सारे के सारे का मसला तो हुए नहीं, सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट इस एक मसले के। आप क्या कहते हैं, इन आवर ओपिनियन, सुने जरा, जब बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन basis for qualified opinion section of our report. Financial statement give true and fair view except for the matter discussed in basis for qualified. समझ गए, लॉजिक क्लियर होगी। अच्छा अगर यही क्वालिफिकेशन लग रही है स्कोप लिमिटेशन की वजह से, क्वालिफिकेशन लग रही है, अब क्या मसला है कि आपको एविडेंस नहीं मिला और ना मिलने का इफेक्ट क्या है, नॉन, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं ना। अब क्या वर्ड आ जाएगा, इन आवर ओपिनियन फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ, वहां क्या था, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, यहां क्या आ जाएगा, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा मैं इसको इस सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर द ऑफ द मैटर या मैटर्स discuss in basis for qualified opinion section of our report, financial statement give, क्लियर हो गया, याद रहेगा। अब आए जी क्वालिफाइड ओपिनियन, जल्दी से इस पे। इसमें अगर आप आए ना क्वालिफाइड ओपिनियन में, तो इसमें सेकंड लाइन में द ऑडिटर शैल स्टेट
that in the opinion section that in auditor's opinion, हम कह रहे थे in our opinion, कह रहे थे ना, except for the effect of the matter या matters described in basis for qualified opinion section of our report. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो निचला बुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैविंग प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आगे नहीं आना, 239 पेज से आगे नहीं आना आप लोग, जब तक मुझे शॉर्ट इन देंगे बात समझ आ रही है। क्या सीखा आपने? ओपिनियन की हेडिंग चेंज कर देंगे, अब क्या आ जाएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। वहाँ क्या ओपिनियन देते हैं? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कहाँ पे? अनमॉडिफाइड में। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव। अब यहाँ पे आपने क्या देना? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर और मैटर्स। हो सकता है एक से ज़्यादा मैटर्स हो और उनका कलेक्टिव इफेक्ट भी नॉन परवेसिव हो। एक से ज़्यादा मैटर हो और कलेक्टिव इफेक्ट भी क्या हो? नॉन परवेसिव। ठीक है, तो इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर, इन आवर ओपिनियन, ठीक है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्कस इन, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसे, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, ये मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट। अगर यहाँ तक समझ आ गया, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल में प्रीपेड अकॉर्डिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ गए? अब आ गए आगे, यही मसला है। लेकिन अब क्या हो गया? स्कोप लिमिटेशन आ गई। अब क्या हुआ? स्कोप लिमिटेशन आ गई। तो अब अगर स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? आपने क्या लिखना है? द ऑडिटर शैल यूज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेज एक्सेप्ट फॉर द। अब यहाँ हमारा ओपिनियन क्या होगा? सुने मुझे सुने। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल में प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फलाना फ्रेमवर्क, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बाकी सब कुछ ठीक है सिवाय इसके। समझ गए? याद रहेगा? पक्की बात है। इसको स्किप करें, आप आए पेज 242 पे। इलस्ट्रेशन आ रही है ना यहाँ पे, हम साथ से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसमें इलस्ट्रेशन में 1 में क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आप 242 के सबसे जब आपकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट हुई वहाँ पे आए, ओपिनियन की जगह क्या आ गया? क्वालिफाइड ओपिनियन। हालांकि आप तो ओपिनियन पढ़ गए हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगला पेज में है तो बेसिस फॉर, अच्छा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पे आए। जरा इसको कैसे पढ़ना है आपने, इसको समझना जरा। जो ओरिजिनल जब 700 का पैराग्राफ था ना, 700 में जो अपने बेसिस फॉर में पढ़ा था, 4 बातें करनी है कि जी हमने स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑडिट किया है, स्टैंडर्ड हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट नहीं प्लेस करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में लिखी हुई है, हम इंडिपेंडेंट हैं, कैसे कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक कौन से कोड ऑफ एथिक्स जो आई कैब ने अडॉप्ट किए हैं, और हमने कुछ और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही फुलफिल करनी है, और आखिर में कहते हैं वही बिलीव दैट हमने सफिशिएंट एविडेंस ले लिए। ये पैराग्राफ था ना हमारा, इसको उठा के अपने नीचे ले जाना है। और जो दुख है आपको, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो कीड़ा तंग कर रहा है आपको, उसको आपने ऊपर लिख देना। ये देखिए इसने ऐसी किया है, ऊपर क्या लिख दिया? इन्वेंट्री में ये मसला हो गया जी, इन्वेंट्री में ये इशू हो गया, और नीचे क्या कहता है? वही कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस, वही पैराग्राफ। जो ओरिजिनल पैराग्राफ है वो शिफ्ट कर जाएगा नीचे, और जो मसला है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजर्वेशन है, जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो आप कहाँ आ जाएगी? ऊपर। अच्छा, वो तकालीफ ज़्यादा है एक से, तो ऊपर पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएंगे, उसका पॉइंट दे देंगे A B C D E F, जितने मर्जी पॉइंट देने हैं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो वो वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओपिनियन सेक्शन में है तो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसमें इंट्रोडक्शन है, उसमें तो कोई ओपिनियन होता ही नहीं है, ऐसे ही है ना। असल ओपिनियन कहाँ होता है? सेकंड पैराग्राफ में। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट अकम्पनिंग फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर। वही जो मेरे वाले वर्ड्स हैं एग्जैक्टली। समझ गए? प्रैक्टिस हो गई है रीजनेबल। अब क्या किया अभी तक हमने? ओपिनियन का हेडिंग चेंज किया, बेसिस फॉर ओपिनियन का हेडिंग चेंज किया। ओपिनियन पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 1 में कोई चेंज, वहाँ पे इंट्रोडक्शन है, चेंज क्या आनी है 2 में, उसको आप मॉडिफाई कर देंगे।
वहाँ क्या कहते हैं 700 में इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर रिव्यू, यहाँ कहते हैं इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर रिव्यू, या फाइनेंशियल में प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये तो हो गया अगर क्वालिफिकेशन है मिस स्टेटमेंट की वजह से, और अगर क्वालिफिकेशन स्कोप लिमिटेशन की वजह से, सब कुछ ऐसे ही है कि आ जाएगा वर्ड इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। नेक्स्ट पेज पे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, ये एडवर्स ओपिनियन है, इसको स्किप कर दें, इस 3 पे हैं, 3 पे आ गए। अब मैं आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने पूरा पढ़ना है मसला क्या था, ठीक है। मैं इस पे आपको इस पे पढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले उसने ओपिनियन हेडिंग चेंज किया और नीचे बेसिस फॉर, और ओपिनियन में क्या लिखा उसने, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर, वही वर्ड जो मेरे वाले वर्ड से, इन आवर ओपिनियन। जैसे मैं कॉन्फिडेंस से अपने सीनियर से चीज़ें निकाल रहा हूँ ना, इसी तरह कॉन्फिडेंस से आपने पेपर में निकालनी, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया आपको, मैंने अभी आपको स्टडी प्रैक्टिस करवाई है, फॉरन में यहाँ लेके आया हूँ, तो इसमें भी एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा है, कोई मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा आपसे। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर या मैटर्स डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल गिव ट्रू एंड फेयर रिव्यू। अब मसला क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं आपको कुछ ना पढ़ाता इस रिपोर्ट में, सिर्फ ओपिनियन पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ाता, तो क्या आप पहचान सकते थे रिपोर्ट क्या है, क्वालिफाइड क्यों है, स्कोप लिमिटिंग वजह से, क्यों, क्योंकि पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट लिखा हुआ है। ये किसी ने सब कुछ ठीक लिख दिया, पॉसिबल का वर्ड यहाँ यूज किया, एग्जामिनर उसका नंबर नहीं देना, क्योंकि इस पे आई फैक्ट बहुत सीरियस। समझ गए कोई मसला? अच्छा, जो मसला है वो आपने खुद पढ़ना है। अब लोग बड़े बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं, मैं एक ही चीज़ उंगली पढ़ इसका हूँ। मैंने क्या पढ़ाया आपको, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ड्राफ्ट क्या रिपोर्ट हो रही है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। अब ये पॉसिबल का वर्ड आएगा, जेहन में क्या आया कि क्वालिफिकेशन थी, अब किस वजह से आ गई, स्कोप लिमिटिंग, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये कैसे पता लगा आपको, पॉसिबल का वर्ड सुन के। अब आप नीचे आएंगे ना बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, तो इसने क्या किया, जो ओरिजिनल पैराग्राफ जो 700 में पढ़ गया था उसको उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया, और जो मसला था वो ऊपर आ गया। मसला क्या है, वो कहते हैं आपने ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेन एसोसिएट आपकी, और फॉरेन एसोसिएट की आपने इक्विटी मेथड पे आपने पढ़ा ना, इक्विटी मेथड, एसोसिएट इन्वेस्टमेंट एसोसिएट पढ़ा हुआ है ना, एसोसिएट में आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और उसको इक्विटी मेथड पे रखा है, और इन्वेस्टमेंट इतने की आ रही है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, ठीक हो गया, ऐसे ही हो गया ना। ये देखें आपकी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इतनी अमाउंट की आ रही है इक्विटी मेथड में। अब आपने मैनेजमेंट से कहा मुझे इसके अकाउंट्स दें इक्विटी एसोसिएट कंपनी के, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दें, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे आपको। क्या कहता है क्लियर में, वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और एविडेंस अबाउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एबीसी इन्वेस्टमेंट इन एक्सवाईजेड। एक्सवाईजेड का ऑडिट कर रहे हैं, एबीसी में इन्वेस्टमेंट की है, एबीसी के आपको फिगर्स नहीं मिल रहे, और आप अच्छा समझ गए। अब यहाँ पे आपके ज़हन में आ जाए यार इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है यार, फिर भी अनक्वालिफाइड उसमें क्वालिफाइड मैंने दे दिया, एडवर्स क्यों नहीं लगाया। तो इसका डेफिनेट मतलब क्या है कि ठीक है, इसका ऑडिटर के कंक्लूजन में इसका इफेक्ट क्या होगा, नॉन परवेसिव। समझ गए, आप ऑडिट करने आए हैं एक्सवाईजी का, इसने इन्वेस्टमेंट की एबीसी में, वो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट थी, इक्विटी मेथड पर रख दी, आप एक्सवाईजी का ऑडिट कर रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट का ऑडिट करने लगे आपने कहा ठीक है मुझे इसके अकाउंट्स तो देना एबीसी के, मुझे एबीसी की कुछ और इन्फॉर्मेशन दे, वो मिल नहीं रही आपको। ऑडिटर क्या कहता है, स्कोप लिमिटेशन है और इसका इफेक्ट क्या है, इसलिए क्वालिफाई कर रहा है ना वो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द, ये जो बातें मैं ये जो आप पैराग्राफ लिखे हुए ना इसमें, ये इसको आपने ध्यान से पढ़ना है इन पैराग्राफ। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि मैंने इसको 5-10 मिनट बाद पढ़ाना है आपको, 5 मिनट बाद मैं इसमें आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। प्रैक्टिस हो गई है जी, वापस आए एडवर्स ओपिनियन। अब पहले कौन सा ओपिनियन था, बोर्ड में है जरा, पहले क्या था, क्वालिफाई, अब क्या आ गया, क्या मतलब है इसका,
कि मिसस्टेटमेंट है और उसका